हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स कुरान। सो दोस्तों, आज है हमारा फोर्थ सेशन। अगेन आज के सेशन में 30 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि अगर आप कोई अकाउंटेंसी का कोर्स ले रहे हो तो आपको एक कूपन कोड ट्राई करना है किरण सर के नाम से। ये ट्राई करने से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ और 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोस हमारी दोनों ऐप पर अवेलेबल हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। और जो 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है उसके एनालिसिस वीडियोस हमारा दूसरा चैनल किरण's कॉमर्स जोन, उस पर मैं बना चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर वो आप देख सकते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज भी अभी उसी चैनल पे चल रही है। और कल यानी फ्राइडे को एक लाइव सेशन भी है, शाम को 6 बजे एक मॉक टेस्ट रहेगा आप सबका, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एमसीक्यू, द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम इज। सिंगल एंट्री सिस्टम अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उससे हम अपना जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाऊंगा मैं, सो दैट कि अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ा या बहुत पहले पढ़ा था आपको याद आ जाए। देखो दोस्तों, दो मेथड हैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के। सबसे पहले तो मैं कुछ फिगर दे दूंगा। सपोज करो कि मेरी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, ठीक है। ड्राइंग्स मान लो 20,000 है। एडिशनल कैपिटल मान लो 30,000 है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल सपोज करो 2.5 लाख है, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। 4 चीजें मेरे पास दी हैं। 2 मेथड से मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं। एक है मैं क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करूं, एक है मैं ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत करूं। पहले बात करते हैं कि अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करता हूं, क्लोजिंग कैपिटल को लेके शुरुआत करता हूं प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत कर रहे हो तो आपको लेनी है क्लोजिंग कैपिटल, कितनी है 2.5 लाख, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अगर आप क्लोजिंग कैपिटल से शुरू कर रहे हो तो उल्टा कर लो। किसको? मुझे नहीं, उल्टा कर लो। जो चीज हमारी कैपिटल को इंक्रीज करेगी, प्लस करेगी, उसको कर दो माइनस। और जो चीज मेरी कैपिटल को डिक्रीज करेगी उसको कर दो प्लस। तो उल्टा क्या करना है, किसी भी रीजन से हमारी कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, तो उल्टा कर दो माइनस। और माइनस हो रही है तो क्या कर दो प्लस। सबसे पहले मुझे बताओ, ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो मैंने कहा था रिवर्स करना है। माइनस है तो क्या कर दूंगा? प्लस। मैं करूंगा प्लस ड्राइंग्स, कितनी? 20,000, ठीक है। ये हो गया 2,70,000। एडिशनल कैपिटल से मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस, बढ़ जाएगी। लेकिन करना है मुझे क्या? उल्टा, माइनस। तो एडिशनल कैपिटल में कर दूंगा क्या? माइनस। कितनी? 30,000। ये मैं माइनस कर दूंगा। अब कितना बचा? 2,40,000। इसमें से लास्ट में आपने माइनस कर देनी है आपकी ओपनिंग कैपिटल। कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 1 लाख रुपए की। तो मेरा प्रॉफिट आया 1,40,000। अगर ये आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट है, और अगर ये आंसर माइनस में आए तो लॉस है। तो ये हो गया अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल को लेके शुरू करता हूं। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल से शुरू करता हूं तो भाई आपको साइन चेंज नहीं करने। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल बढ़ रही है, प्लस हो रही है तो प्लस ही करना है, कम हो रही है तो माइनस ही करना है, ठीक है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है? अब मैं ओपनिंग कैपिटल से शुरुआत कर रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 1 लाख रुपए की, बराबर है। ड्राइंग्स मैंने कहा अब साइन चेंज नहीं करने, माइनस है। अगर कैपिटल आपकी कम हो रही है तो कम ही करनी है। ड्राइंग्स माइनस तो माइनस ही करेंगे। कितना हो गया? 80,000, ठीक है। एडिशनल कैपिटल अगर हम लगाते हैं तो कैपिटल बढ़ेगी तो बढ़ा ही देनी है, प्लस करनी है।
कितना हो गया 1,10,000। और मेरी क्लोजिंग कैपिटल क्या है भाई 1,10,000 की टोटल कैपिटल थी सारी प्लस माइनस करने के बाद, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल मेरी कितनी है 2.5 लाख। तो आप ऐसा समझो कि आपने 1,10,000 रुपया लगाया था, वो जो कि बन गया आपका 2.5 लाख। कितना बड़ा 1,40,000। ये मत सोचना कि आंसर माइनस में आ गया, भाई ये आंसर माइनस में नहीं आया है। क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग के मुकाबले बड़ी है, यानी आपने लगाया था 1,10,000 बन गया 2.5, यानी 1,40,000 की इंक्रीज। और कैपिटल तभी इंक्रीज होती है जब प्रॉफिट हो। तो दोनों से आप देखो आंसर सही आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें से ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, नहीं भाई क्लोजिंग कैपिटल से जब हम शुरू करते तो हाँ ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ठीक है। माइनस माइनस क्या करते हैं एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, बिल्कुल ये देखो ये दोनों माइनस की हैं, इसका मतलब पहला ही सही है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, ओपनिंग कैपिटल लेकिन ड्राइंग्स क्यों हुई है माइनस, इसलिए ये वाला गलत है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, देखो जरा क्लोजिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल प्लस करते हैं नहीं माइनस करते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। तो थोड़ा डिटेल में बता दिया, जिसको पहले से पता था फास्ट फॉरवर्ड कर लो या आंसर देख लो, जिसको नहीं पता तो पूरा डिटेल में इसको समझ लो और उसके बाद आंसर दो। द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी विल बी, अब देखो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं, वो लाइबिलिटीज जो फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटीज बन सकती हैं और नहीं भी बन सकती। इसका मतलब वो हमारी अभी लाइबिलिटी है नहीं, उसकी लाइबिलिटी बनना फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हम कहां दिखाएंगे, ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज फुटनोट, ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो जब लाइबिलिटी की बात हो रही है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं दिखाएंगे, क्रेडिट साइड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में तो इनकम्स आती हैं, सबसे पहली बात ये, लाइबिलिटी तो नहीं आती, ठीक है। अब आते हैं ऑन द एसेट साइड, भाई जब लाइबिलिटी की बात हो रही है तो एसेट साइड में भी नहीं दिखाएंगे, तो कहां दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, लेकिन एज ए फुटनोट। याद रखो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में फुटनोट यानी नीचे आती है, क्योंकि वो एक्चुअल लाइबिलिटी अभी नहीं है। जब वो एक्चुअल लाइबिलिटी बनेगी तब वो एक्चुअल बैलेंस शीट का पार्ट बनेगी, लेकिन तब तक बैलेंस शीट में वो कहां आती है, ये याद रखना फुटनोट के अंदर आती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अकॉर्डिंग टू डैश बैलेंस शीट इज ए क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू मेजर नहीं है, टू मेजर एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये किसने बोला, पाल्मर, फ्रीजमैन, जे.आर. बॉटलीबाई, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये बोला था जे.आर. बॉटलीबाई ने, ये आपको याद रखना है। चलिए जी, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, ऑप्शंस आर नेट सेल माइनस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नन ऑफ द अबव। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते थे, आपको याद होगा कि हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और इस तरफ क्या आती थी, इस तरफ सेल्स आती थी और इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक आता था। यानी हम इन दोनों के टोटल में से हम क्या माइनस कर देते थे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करके माइनस कर देते थे हमारे खर्चे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया, यानी जो स्टॉक जिस स्टॉक से हम शुरुआत कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो कभी न कभी हमने बनाया होगा, खरीदा होगा, हमारा खर्चा है। तो ये जो इनकम है इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं, परचेज माइनस करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों चीजें माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए आंसर रहेगा बी, नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस कर लो अपने खर्चे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस is the list of debit and credit balance taken out from ledger. It also include the balance of cash and bank taken from cash book. किसने कहा, किसने कहा, अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस नहीं है बाबा, अकॉर्डिंग टू, ये लिखने वाला भी कमाल करता है भाई, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे खाली जगह है, किसने कहा अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर नॉट यहाँ, यहाँ पर एक ब्लैंक है। किसने कहा कि ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस की एक लिस्ट है जिसमें कैश और बैंक भी कैश बुक से लिए जाते हैं, ये किसने कहा, ये कहा कार्टर ने। ये भी अपने नाम याद रखना है। द बैंक बैलेंस इज ट्रीटेड एज प्लस बैलेंस इफ इट इज बैलेंस ऑफ, बैंक बैलेंस को हम प्लस बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस कब मानेंगे, जब इसको कहां से लिया गया हो, कैश बुक से लियो, यस,
क्योंकि कैश बुक से अगर बैंक बैलेंस लिया गया इसका मतलब बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस, मतलब ये ओवरड्राफ्ट नहीं है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, कल के सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि बैंक का जो डेबिट बैलेंस होगा, पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक का जो डेबिट बैलेंस है, ठीक है, बैंक का जो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैंक बैलेंस की बात हो रही है, तो बैंक का जो डेबिट बैलेंस है पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, नॉट डेबिट ओ जस्ट ए सेकेंड, यही गलती मैंने एक दिन पहले भी की थी और बड़ी बार करता हूं। एक मिनट, बैंक बैलेंस इज ट्रीटेड एज प्लस बैलेंस इफ इट इज बैलेंस ऑफ कैश बुक। यस, बिल्कुल ये आंसर पहला सही है। चलिए मेरी आदत है मैं आगे पढ़ता नहीं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, बैंक का जो डेबिट बैलेंस होगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, सही बात है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्लस बैलेंस होते हैं वो पासबुक के कैश बुक के डेबिट बैलेंस होते हैं और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो ये दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया है और यहाँ डिटेल में नहीं है, लेकिन क्योंकि इसने कहा कि प्लस बैलेंस, तो प्लस बैलेंस कैश बुक में हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये तीनों इंफॉर्मेशन सही है, इसलिए आंसर रहेगा इन ऑल ऑफ द अबव केसेस। चलिए जी, एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंसेस, कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है, हमें बता देता है। कंपनसेटिंग एरर नहीं भाई, ये एरर तो ट्रायल बैलेंस हमें नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, भाई ये भी नहीं बता पाता, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिफ्रेंशिएट नहीं करते। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं, रेवेन्यू को कैपिटल दिखा देते हैं, लेकिन जो हमारा फिगर है वो हम सही जगह लिखते हैं, इसलिए ट्रायल बैलेंसेस को नहीं पकड़ पाता। एरर ऑफ ओमिशन, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इसका मतलब ना डेबिट में रिकॉर्ड हुई ना क्रेडिट में, तो ये भी नहीं पकड़ पाता। हाँ, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, भाई गलत साइड पे पोस्ट करोगे, डेबिट वाली क्रेडिट में या क्रेडिट वाली डेबिट में, उससे हमारा ट्रायल बैलेंस जो है मिसमैच होगा और वो एरर ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा। तो एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस कौन से होंगे? पोस्टिंग ऑन ए रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है, जैसे मान लो ये लेजर है, इसकी रॉन्ग साइड में मुझे डेबिट में लिखना था, लेकिन मैंने कहां लिख दिया, मैंने क्रेडिट में लिख दिया गलती से, तो ये एरर जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ सकता है। चलिए जी नेक्स्ट, प्रोविजंस मींस ऑप्शन ए अरेंजमेंट ऑफ नॉन लाइबिलिटीज, अरेंजमेंट फॉर अननोन लाइबिलिटीज, अरेंजमेंट फॉर परचेजेस, अरेंजमेंट फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। प्रोविजंस हमेशा किसके लिए बनाए जाते हैं? नॉन लाइबिलिटीज के लिए। अरेंजमेंट फॉर नॉन लाइबिलिटीज, जैसे हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि हमें पता है कि हमें हर साल टैक्स देना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हम बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो पैसा हमारा डूब सकता है, हर बिजनेस का कुछ ना कुछ पैसा बाजार से रिकवर नहीं होता, डूब जाता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसके लिए भी हम पहले से प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये जो प्रोविजन का मतलब होता है कि हम नॉन लाइबिलिटी के बारे में हम जानते हैं, एक्चुअली उतना होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन कुछ हद तक होता है, इसलिए हम पहले से ही अलग से प्रोविजन बना के रख देते हैं। तो प्रोविजन हम बनाते हैं हम किसके लिए? नॉन लाइबिलिटीज के लिए। पोस्टिंग इज मेड ऑफ द डैश साइड ऑफ अकाउंट अपेयरिंग एट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। देखिए ये मैंने कल भी बताया था, किसी भी अकाउंट से पोस्टिंग करनी है, किसी भी अकाउंट से पोस्टिंग करनी है, याद रखना हमें यह देखना है कि उस अकाउंट में किस तरफ उस एंट्री को लिखा गया है। किसी भी अकाउंट से, अगर मान लो किसी अकाउंट से हमें पोस्टिंग करनी है और उस पर्टिकुलर अकाउंट में उस एंट्री को क्रेडिट साइड में लिखा गया है, तो ऑफ कोर्स हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। अगर डेबिट साइड में लिखा गया है तो दूसरे अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। तो यही इसने कहा, पोस्टिंग इज मेड ऑफ द डैश साइड ऑफ अकाउंट अपेयरिंग एट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन है और वहां से हमें पोस्टिंग करनी है उस अकाउंट में, जैसे मान लो हमने राम को पेमेंट की थी, यहां पे राम को, अब राम के अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है, तो यहां अगर राम का अकाउंट क्रेडिट किया है तो राम के अकाउंट में हम उसको क्या करेंगे? उल्टा डेबिट। तो याद रखो, जिस अकाउंट से पोस्टिंग करनी है आपको वो देखो क्या हो रहा है, सिंपल। अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, रिवर्स होगा। तो ये आपको याद रखना है, ए इज द राइट आंसर। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस कौन सा हो सकता है? देखो पर्सनल अकाउंट मतलब किसी के नाम से जुड़ा अकाउंट, ये या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, इधर डेबिट और क्रेडिट। क्यों? अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब वो हमारा डेटर है, मतलब एसेट है, वो हमारा क्या है? एसेट मतलब डेटर है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब हो गया वो हमारे लिए क्या है?
लायबिलिटी या फिर हमारा क्या है, क्रेडिटर। तो याद रखो पर्सनल अकाउंट कोई भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब होगा वो हमारे लिए डेटर है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होगा वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। राम कमेंस्ड बिजनेस, राम ने बिजनेस शुरू किया, कैश 15,000, गुड्स 5,000, पोस्टिंग राम्स कैपिटल अकाउंट। भाई राम अगर बिजनेस शुरू कर रहा है तो अगर मैं इसकी जनरेटी बनाऊं क्या बनेगी, कैश बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा गुड्स स्टॉक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 5,000, सॉरी कैश 15,000 और गुड्स 5,000, तो राम का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अब अगर रूल लगाओ तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं, एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट में लिखा जाता है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखा जाता है, उसको क्रेडिट में। तो यहाँ राम की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, कितने अमाउंट से, 20,000 के अमाउंट से। देख लेते हैं आंसर, ये रहा, इन द क्रेडिट साइड बाय ₹20,000। चलिए जी, रामलाल टू whom goods was sold for ₹1,075 send us a check for ₹1,050 in full settlement for the same in the रामलाल account will be, रामलाल के अकाउंट में हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसकी गारंटी बनाऊं तो रामलाल ने मुझे चेक भेजा, चेक है तो मेरा बैंक बैलेंस, एसेट मेरा बढ़ेगा यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब उसने हमें देना था ₹1,075, लेकिन चेक भेजा उसने 1,050 का, 25 रुपए कम, और इसमें फुल सेटलमेंट हो गई। ये वर्ड फुल सेटलमेंट जब भी लिखा हो ना, इट मींस डिस्काउंट की बात हो रही है। इसका मतलब 25 रुपए हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, और अगर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, ये कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट दे दिया तो उसको भी डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होते हैं तो कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। और रामलाल का अकाउंट में क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्यों भाई, इसलिए कि रामलाल मेरा डेटर था, रामलाल ने मुझे पैसे देने थे, लेकिन जब उसने मुझे पैसे दे दिए तो मेरे डेटर यानी एसेट जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मैंने कहा था एसेट्स की इंक्रीज डेबिट होती है और एसेट्स की डिक्रीज क्या होती है, क्रेडिट। तो इसलिए मैं रामलाल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। अब क्वेश्चन ये पूछा कि कितने अमाउंट से। भाई रामलाल ने मुझसे उधार लिया था 1,075 का, जिसमें से 1,050 उसने मुझे दे दिए, 25 रुपए मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो आपने रामलाल के अकाउंट को क्रेडिट करना है पूरे अमाउंट के साथ। 1,050 दे दिया, 25 रुपए की हमने उसको डिस्काउंट कर दिया। तो हम रामलाल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में कहां गया, नहीं ये नहीं, ये वाला क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे, 1,075। पूरी सेटलमेंट हो गई, पूरा अकाउंट क्लोज हो गया। क्यों, क्योंकि 25 रुपए डिस्काउंट है। बेशक उसने 1,050 दिया, 25 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, इट मींस उसको अब वो पैसा बैलेंस नहीं देना, इसलिए हम फुल सेटलमेंट में पूरा ही अमाउंट लिखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू राम ₹100 विल बी डेबिटेड। हमने राम को ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया, कहां डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नन ऑफ द अबव। आंसर इज नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हम इसको कहीं पर भी शो नहीं करते, जो भी हमारा प्राइस होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, सिंपली शो कहीं नहीं करते, इसलिए नन ऑफ द अबव। कैश डिस्काउंट होता तो हम उसको दिखा देते। इनकम है तो क्रेडिट में, डेबिट है तो एक्सपेंस है तो डेबिट में। ए कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट। एक कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड हो गया, हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे कहां। चलिए पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये मान लो आपकी कैश बुक है, ठीक है, ये आपकी कैश बुक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश बुक, सिर्फ बैंक कॉलम लिख रहा हूं, चलो दोनों कॉलम बना देता हूं, कैश और बैंक, ठीक है, दोनों कॉलम। मान लो कस्टमर था रोहन कस्टमर था, उसने मुझे एक चेक दिया था 5,000 का, ठीक है, लेकिन वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। तो डिसऑनर्ड हो गया तो कैंसिलेशन की एंट्री मुझे कहां करनी पड़ेगी, यहां पर बाय रोहन और बैंक कॉलम में, ठीक है। उसने मुझे चेक दिया था तो मैंने यहां रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि मेरे लिए एक रिसिप्ट थी, लेकिन चेक वो क्योंकि डिसऑनर्ड हो गया तो कैंसिलेशन के लिए मुझे यहां पे उसको कैश बुक में क्रेडिट करना पड़ा। अब हम पढ़ते हैं क्या आंसर है, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। नहीं भाई, डेबिट साइड नहीं, हमने कहां लिखा, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये सही आंसर है कि हमारी जो कैश बुक है उसकी जो क्रेडिट साइड है उसमें जो बैंक कॉलम है, बैंक वाला, हम उसमें उसको दिखाएंगे, बी इज द राइट आंसर।
चलिए जी, नेम द कॉलम ऑफ द कैश बुक विच इज टोटल्ड बट नॉट बैलेंस्ड। कैश बुक का कौन सा कॉलम है जो टोटल किया जाता है लेकिन बैलेंस नहीं किया जाता? वो है डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक में एसेट अकाउंट तो बनता ही नहीं, ये 3 ही बनते हैं। इसमें डिस्काउंट अकाउंट को हम सिर्फ टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं करते, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जनरली जो होते हैं जिसमें हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं उनको टोटल किया जाता है, बैलेंस नहीं किया जाता। और टोटल जो उनका होता है वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो याद रखना, नॉमिनल अकाउंट टोटल नहीं किए जाते, इनको बैलेंस नहीं किए जाते, इनको टोटल किया जाता है और टोटल हम ट्रांसफर करते हैं फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन केस मोर अमाउंट इज रिटन इन इनवाइस देन नोट इज सेंट। अगर इनवाइस पे ज्यादा अमाउंट लिख दिया, देखिए इनवाइस कौन इशू करता है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनवाइस और बिल। अगर मैं सेलर हूं तो एक पेज का टुकड़ा जो है, एक ही पेज, अगर मैं सेलर हूं, मैं चीज बेच रहा हूं, मेरे लिए वो पेज जो होगा वो इनवाइस है, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए बिल है। इसका मतलब सबसे पहले तो इनवाइस किसने इशू किया? सेलर ने। ठीक है। अब अगर राम को मैंने गुड्स उधार में बेची हैं, राम टू सेल्स मेरी एंट्री है। ठीक है, ये मेरी एंट्री, मैंने राम को इनवाइस, यानी मैं सेलर हूं तो मैंने राम को गुड्स बेची हैं, ठीक है, सेल की है। अब इसमें लिखा है इन केस मोर अमाउंट इज रिटन इन इनवाइस। मैंने गलती से जो इनवाइस बनाया ज्यादा अमाउंट लिख दिया, अब मुझे क्या करना है? वापस करना उसको। तो राम मेरे लिए राम को मैंने क्या किया था? डेबिट। अगर मुझे डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये मेरा डेट है, इसने मेरा पैसा देना है। लेकिन अगर मान लो मैंने 5000 का बिल बनाया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला भाई बिल तो 4000 का, मुझे 1000 रुपया ज्यादा लगा दिया इसको, तो मुझे इसको कैंसिल करने के लिए राम को क्या करना पड़ेगा? मुझे राम को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। तो उसके लिए मैं कौन सा नोट इशू करूंगा? क्रेडिट नोट। मैंने बताया था सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है, परचेजर डेबिट नोट। Which of the following books should be used to record purchase of furniture on credit? अगर हमने फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा तो कौन सी बुक यूज करेंगे? कैश बुक नहीं भाई, इसमें तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, कैश परचेज, कैश सेल, या जितनी ट्रांजैक्शन कैश में हो। इसको मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। परचेज बुक नहीं भाई, परचेज बुक में तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट परचेज। फर्नीचर बुक ऐसी कोई बुक नहीं होती, तो किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल में भी नहीं, यहां पर भी गलती है, जर्नल प्रॉपर में। तो जितनी भी एसेट्स हमारे फिक्स एसेट हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल नहीं, जर्नल प्रॉपर के अंदर। ये पूरा लिखा नहीं है, तो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। बी इज द राइट आंसर। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। द ओरिजिन जर्नल वर्ड इज, मतलब जर्नल वर्ड का ओरिजिन कहां हुआ, कहां से ये वर्ड आया? तो याद रखना, फ्रॉम द वर्ड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वैसे इसका मतलब होता है डेली रिकॉर्ड। ठीक है, जर्नल का मतलब होता है डेली, डेली रिकॉर्ड। चलिए जी नेक्स्ट। डिफेक्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम आर। डबल एंट्री सिस्टम का डिफेक्ट क्या है? ऑप्शन आर एक्सपेंसिव। यस, ये एक्सपेंसिव तो है ही, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं और रिकॉर्ड्स बनाने के लिए प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी ट्रेस्ड। बिल्कुल, एरर ऑफ प्रिंसिपल हम ट्रेस नहीं कर सकते। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने बताया था कि आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दो, तो ऐसे हम एरर्स ट्रेस नहीं कर सकते हैं। कंपनसेटरी एरर्स, हाँ, ये भी ट्रेस नहीं होते। एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, ये भी ट्रेस नहीं होते। तो सारे ही हैं डिफेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डी इज द राइट आंसर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोज। देखिए नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट, इसके अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस और इनकम। क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंसेस, हम कह सकते हैं लॉसेस, और साथ में इनकम्स या गेन्स या प्रॉफिट, ये रिकॉर्ड करते हैं। बराबर है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो याद रखो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इनकम और गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इट मींस ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकम है। चलिए जी, According to which of the following concept even the owner of the business who provides capital is stated as creditor of the business? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर को क्रेडिटर मान लिया जाता है, यानी उसने बिजनेस को फंड्स दिए हैं, पैसा दिया है, उधार दिया है? किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कहता है कि ओनर, अरे यार मैं भी खुद भी गलती लिख रहा हूं, एंटिटी कंसेप्ट जो कहता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है,
बिजनेस के लिए ओनर जस्ट एक क्रेडिटर है या फिर लेंडर है जिसने कैपिटल प्रोवाइड की है। सो ए इज द राइट आंसर। जैसे बाकी कंसेप्ट के बारे में पता है ना, कॉस्ट कंसेप्ट, कि एसेट को जिस कॉस्ट पे खरीदा उसी कॉस्ट पे उसकी जो है अकाउंटिंग की जाएगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिस चीज़ की मनी वैल्यू होगी, जिसको मनी टर्म में मेजर कर सके, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, हर वो इन्फॉर्मेशन जो किसी का डिसीजन चेंज कर सके वो आपको दिखानी है। तो बाकी कंसेप्ट ये हैं, साथ साथ बताता चलूँ भाई आपको। टोटल एसेट्स ऑफ मनीष एज ऑन 31 दिसंबर 2008 व रुपीज 80,000। मनीष के टोटल एसेट 31 दिसंबर 2008 को कितने के हैं? 80,000 के। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 के हैं, बिल्स पेबल 16,000 के हैं। हमें उसकी कैपिटल बतानी है। देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन तो सबको आता होगा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। हमें उसने बता दिया कि एसेट्स साल के एंड में 80,000 के थे। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, ये तीनों ही लाइबिलिटीज है। मैं तीनों का टोटल लिख देता हूं, 20 और 20 40 और 16 56,000। तो आपको पता है कि ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं। 80,000 में से 56,000 माइनस कर लो तो बाकी कितना बचा? 24,000। इसका मतलब कैपिटल उसकी कितनी थी? 24,000। आपका बी पार्ट आपका आंसर रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको लेकर अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। चलिए जी, एसेट्स आप सबको पता है किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर। ठीक है जी। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मोहन ने कैश से बिजनेस शुरू किया। मैं कैश में लिख दूंगा 20,000। जितने पैसों से बिजनेस शुरू किया वही उसकी कैपिटल भी बन जाएगी। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। मैं यहां पर एक फर्नीचर का कॉलम अगर बना दूं तो प्लस 2,000 का फर्नीचर, सॉरी यहां लिखते हैं 2,000 का फर्नीचर खरीदा, लेकिन 2,000 हमारा कैश भी तो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब कितना रह गया? कैश हमारा 18,000, लेकिन बदले में 2,000 का फर्नीचर आ गया। यहां पर कोई चेंज नहीं है, ये 20,000 ही रहेगा, दोनों साइड बराबर है। पेड रेंट, पेंट, वाह पेंट भाई रेंट, और लिखने वाले आंखें खोला कर यार। पेड रेंट, रेंट पे किया। पेड रेंट, कितना रेंट पे किया? 200 रुपये रेंट पे किया। चलिए जी, अगर 200 रेंट पे किया तो कैश कम हो जाएगा और जितने भी एक्सपेंस हैं कैपिटल में से करते हैं। जरा फिर से टोटल कर ले, 17,800 हो गया। ये 2,000 में कोई चेंज नहीं है तो 2 का 2,000 ही रहेगा, 19,800। ये करके देखेंगे तो ये भी बराबर है 19,800। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स, उधार पे गुड्स खरीदी हैं, मतलब हमारे पास स्टॉक आ गया एक। कितने का स्टॉक आ गया? 3,000 का, यानी स्टॉक बढ़ा। अब क्योंकि ये उधार है तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब फाइनल रिजल्ट देखते हैं हमारा कितना आया। ये तो 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000, 17 और 5 22,800, ये टोटल आ गया 22। यहां पर 19,800 प्लस 3,000, ये भी कितना है? अगर टोटल करोगे तो ये भी आपका, ये दोनों का टोटल हो गया 22,800 और इन तीनों का टोटल भी कितना आ गया? 22,800 और हमारा आंसर भी आ गया 22,800। चलिए जी, द कमोडिटीज इन विच द ट्रेडर डील्स इज कॉल्ड। वो कमोडिटी जिसमें ट्रेडर डील करता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे गुड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिटन है, ओरल है, एक्सेप्टेबल टू ऑल, अकॉर्डिंग टू विल। भाई सबसे पहले तो सब इसको एक्सेप्ट नहीं करते है ना, कुछ अपने हिसाब से भी चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विल नहीं भाई, अपने हिसाब से नहीं। बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं ये ओरल हैं, ये लिखे नहीं गए हैं, ये ओरल हैं। सो आंसर इज बी। अकॉर्डिंग टू वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है? कि हमें जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। तो देखते हैं अब आंसर। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर द चेकिंग ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। बिल्कुल जी, पहला ही सही है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर वाउचर्स होने चाहिए। बाकी भी पढ़ लेते हैं। देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर द चेकिंग ऑफ एवरी कैश ट्रांजैक्शन। नहीं भाई, कैश नहीं, कैश क्रेडिट जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको चेक करने के लिए हमारे पास प्रॉपर वाउचर होने चाहिए।
पहला सही था, देयर शुड बी प्रॉपर वाउचर फॉर द चेकिंग ऑफ एवरी गुड ट्रांजेक्शन। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है भाई? गुड ट्रांजेक्शन। देयर इज नो नीड ऑफ वाउचर फॉर द चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कि वाउचर्स की जरूरत ही नहीं है, इसने तो बात ही खत्म कर दी, तो पहला ही सही है भाई। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज द रूल्स विच आर अडॉप्टेड इन रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, the rules which are adopted in preparing the profit and loss account of a business, the rules which are adopted in preparing the balance sheet of a business, the rules which are adopted in preparing the director report। नहीं भाई, वो रूल जो हम फॉलो करने हैं जब हम अपनी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। डेड स्टॉक इंक्लूड्स, डेड स्टॉक में क्या आता है भाई? डेड स्टॉक में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, यानी नॉन लिविंग वाले। चलिए जी नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डिबेंचर्स हमेशा कौन सी लाइबिलिटी होती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जनरली सारे डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी मोर देन 1 ईयर वाली लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है विद इन 1 ईयर वाली लाइबिलिटी, तो डिबेंचर उसके अंदर नहीं आते। और लास्ट वन इज ए पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म इज कॉल्ड, जिसको फर्म ने पैसा देना है, किसी पर्सन को हमने पैसा देना है, तो जिसको पैसा देना है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज हम करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।